हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग संख्या पद्धति भाग 2 करेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति भाग 1 पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको संख्या पद्धति के भाग 1 का वीडियो अगर देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग संख्या पद्धति भाग 2 में सम संख्या से शुरू करेंगे। सम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। यानी वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। यानी ये सभी जो संख्या है 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाता है। और हाँ, हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी संख्या को ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो सम संख्याओं के अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो इसे हम पता लगा सकते हैं ये सम संख्या है। अगर इस इकाई स्थान पर ये 0, 8, 4, 6 अगर ये सब आवे तो उसमें अगर 2 से हम भाग लगा चेक करेंगे तो वो पूर्ण रूपेण कट जाएगा। तो इससे पता लगेगा कि ये सम संख्या है। अब आगे हम लोग विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। यानी ये सभी जो संख्या है इसमें 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं होगा, इसीलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के अगर इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर आता है तो इसे पता लगा सकते हैं ये विषम संख्या है। इसमें क्या होता है, अगर इकाई स्थान पर विषम संख्या के अगर ये सब संख्या आवे तो उसमें अगर 2 से भाग लगा के देखेंगे तो ये 2 से पूर्ण रूपेण नहीं कटेगा, तो इससे पता लगेगा ये विषम संख्या है। अब हम लोग भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भी लगे और उसके अलावा दूसरी संख्या से भी लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। इसका एक हम उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि घर में कोई बच्चा होता है, घर में मम्मी पापा से भी पिटाई खा लेता है और उसके बाद बाहर में भी जाकर किसी से पिटाई खा लेता है। यानी ऐसे बच्चे को हम लोग लतखोर बच्चे बोलते हैं। नहीं, घर में मम्मी पापा से पिटाया और बाहर में जाकर किसी और से भी पिटा गया। तो उसी प्रकार भाज्य संख्या में भी है। ये संख्या एक से भी लगता है, उसके बाद खुद से भी लगता है, उसके अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि। जैसे कि मान लिया जाए 4 एक से भी लगता है और खुद से भी लगता है, उसके बाद 2 से भी लगता है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसमें वैसी संख्या जो एक से या खुद से छोड़कर अगर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है कि संख्या या तो एक से ही लगेगा या तो खुद से ही लगेगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चा मतलब खुद घर में ही मम्मी और पापा से ही पिटा करके रह जाता है। तो उसी प्रकार है इस भाज्य संख्या में, या तो एक से ही लगेगा या तो खुद से ही लगेगा और इसके अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17 यानी 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी जिन दो अगर अभाज्य संख्याओं का अगर बीच का अंतर अगर 2 होता है तो उन दोनों संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 3 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो
इसे ही हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर 2 है। और इसे ही हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी जो जोड़ता है इस बीच को, इसका अंतर कितना है? 2 है। इस 5 और 7 का अंतर कितना है? 2 है। और 5 और 7 क्या, दोनों अभाज्य संख्या। अब हम लोग आगे देखते हैं। सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या। इसमें जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर दो प्राकृत संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक अगर एक होता है तो उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं या असहभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर मान लिया जाए जैसे कि 4 अगर 5 का लघुत्तम यानी लॉसव लेंगे तो 1 होगा, 5 अगर 7 का लेंगे इसका लॉसव क्या निकलेगा? 1 आएगा। तो और इसे ही हम लोग असहभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी जिन दो प्राकृत संख्या अगर मौसम अगर एक हो उसे असहभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या यानी वैसी संख्या जिनकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जिनकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 6 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और खुद 6 भी होगा। अब कहता है यानी वैसी संख्या जिनकी सभी गुणनखंडों का योग, यानी इन सभी गुणनखंड इसका 6 का जो भी गुणनखंड इन सभी का योग करेंगे तो 2 3 3 6 6 6 12 यानी 6 का दुगुना है। इसका मतलब है कि ये इसका क्या है? संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? 6 एक संपूर्ण संख्या यानी ये अपने गुणनखंड के योगों से दुगुना है, ये अपने वास्तविक मानों से दुगुना है। 1 से 100 तक में मात्र 2 ही ऐसे संपूर्ण संख्या है जो अपने गुणनखंड के योगों के दुगुना होता है। एक 28 है जो 1 से भी लगता है, उसके बाद 2 से भी लगता है, उसके बाद 4 से और 7 से, उसके बाद 14 से लगता है, उसके बाद खुद 28 से लगता है। अब इन सभी को योग करेंगे, देखें 1 2 3 3 4 7 7 7 14 और 14 14 28 और 28 28 56 यानी 28 का दुगुना। इसके 1 से 100 तक मात्र यही दो संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग और इनके योगों से दुगुना होता है। अब इसके अलावा अनदर नंबर आप अगर चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ भी लेते अगर 7 हम लिए तो 7 का गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 7 होगा। तो देखें 7 1 8 नहीं हुआ। अब हम लोग रामानुजन संख्या के बारे में जानेंगे। यानी 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं। हार्डी रामानुजन संख्या, हार्डी जो था रामानुजन का दोस्त था। तो रामानुजन ये बीमार के कारण हॉस्पिटल में थे। तो हार्डी साहब इन्होंने अपने दोस्त से मिलने गए रामानुजन से। ये बेचारा बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो हार्डी साहब अपने दोस्त से मिलने एक टैक्सी से गए। तो उस टैक्सी पे ये 1729 नंबर लिखा हुआ था। तो इन्होंने अपने दोस्त के पास गया, रामानुजन के पास। तो रामानुजन ने हार्डी को बहुत उदास देखा। तो उसने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हैं? तो ये दोनों है रामानुजन साहब और हार्डी साहब हमेशा संख्याओं का खेल खेला करते थे। तो रामानुजन साहब
पूछे आप इतना उदास क्यों है, और हार्डी साहब बताए कि क्या बताएं, आज हम जिस टैक्सी से हम आए हैं उस टैक्सी का कुछ जो नंबर बहुत उटपटांग हमें लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पूछे वो कौन सा नंबर है, 1729। तो रामानुजन साहब कुछ देर सोचने के बाद बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। ये एकमात्र इकलौती संख्या है जिसके दो भिन्न भिन्न घनों के रूप में लिखा जा सकता है। तो हार्डी साहब बहुत आश्चर्यचकित रह गए। तो इसीलिए इसे हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में दो भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सके, उसे रामानुजन संख्या कहते हैं या हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। यहाँ लघुत्तम का मतलब हुआ कि लघुत्तम यानी सबसे छोटा। इसे देख लिया जाए 1729 10 का घन प्लस 9 का घन के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 10 का घन क्या होगा 1000 और 9 का घन 729। अगर इसको योग करेंगे तो क्या होगा, यानी 1729 हो गया। 12 का घन और 1 का घन, 12 का घन क्या हो जाएगा 1728 और 1 का घन 1। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1729। यानी इन्हें घनों के रूप में लिखने के बाद क्या होता है 1729 हो जाता है। तो यही एकमात्र सबसे छोटा अंक है, संख्या है, जिसे दो भिन्न तरीकों से घनों के रूप में लिखने के बाद भी ये 1729 होता है। 1729 को घनों के रूप में लिखा जा सकता है दो भिन्न तरीकों से। अगला हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसे ज्ञात न किया जा सके उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जिसे ज्ञात न किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि -3 इसका वर्गमूल होगा नहीं होगा, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन -4 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे कि -7 इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग परमेय संख्या पर आते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 तथा p और q पूर्णांक संख्या है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में यानी अट्टे बट्टे के रूप में हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 यानी q इक्वल टू नॉट 0 यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 8/7, ये 8/7 क्या है p/q के रूप में, जिसके 6/7 p/q के रूप में, ये 0 ये भी p/q के रूप में, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ एक छुपा हुआ रहता है, तो ये p/q के रूप में। लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p/q यानी q इक्वल टू नॉट 0 यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए परमेय संख्या नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपरमेय संख्या पर। अपरमेय संख्या वो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0 अपरमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 यानी q के वैल्यू यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि √2, अगर √2 के वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरमेय संख्या होगा। अगर इसी में मान लिया जाए रूट अगर 4 का निकालते हैं, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 होगा। ये 2 क्या है परमेय संख्या है, नहीं कुछ इसके बट्टे में क्या एक छुपा हुआ है, इसलिए ये परमेय संख्या होगा। ये परमेय संख्या परिमेय संख्या होगा और ये सभी अपरमेय संख्या। तो आशा करता हूँ साथियों आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास में नए अंदाज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहा गया है वो मुख ही किस काम का जो हंसे नहीं मुस्कुराते नहीं। साथियों अब के लोगों को देखते हैं तो चेहरा पर से हंसी ही गायब है, इसीलिए साथियों हंसते रहिए। ज़िंदगी तो एक संघर्ष से भरा हुआ है। कहा गया है स्ट्रगल इज रियल लाइफ, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ रियल लाइफ। संघर्ष ही वास्तविक जीवन है।
और संघर्ष ही जीवन का एक हिस्सा है। तो थैंक यू साथियों। तो फिर से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही कहेंगे।